नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम लोगों ने पिछली कक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्याय को पूरा कर लिया था, तो इसका हम पुनरावलोकन करेंगे पुनः। तो हमने इस अध्याय में यह अध्ययन किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी जब ब्रिटिश यहाँ आए थे और ब्रिटिश के आने के पहले की क्या कंडीशन थी, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हर तरह से समृद्ध था। यहाँ के लोगों की जो परंपरा, संस्कृति, ये सब अन्य देशों से बिल्कुल अलग थी। जब यहाँ अंग्रेज़ यहाँ आए और व्यापार के ध्येय से ही आए थे, उन्होंने जब व्यापार किया और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यहाँ के लोगों को हम बहुत ही आसानी से अपने शासन में ले सकते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपने शासन को विस्तार किया। तो इसी अध्याय में हमने अध्ययन किया कि स्वतंत्रता के पहले हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या अच्छाइयाँ थीं या कुछ कमियाँ थीं, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उन कमियों को कैसे उपयोग में लाया और हमारे ऊपर कैसे शासन किया। तो इन्हीं सब अध्यायों के माध्यम से हमने जाना कि हमारे देश की जो कृषि क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों ने कैसे प्रभावित किया। क्या अंग्रेजों के नकारात्मक ही प्रभाव थे या सकारात्मक प्रभाव थे, इन सभी प्रभावों को हमने इस अध्याय में अध्ययन किया है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो इसी अध्याय से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करेंगे। वो आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसको देने का प्रयास करें, फिर हम उसका उत्तर जानेंगे। तो बच्चे, हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। बच्चों, ये प्रश्न में ही ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ने जब अपना यहाँ शासन स्थापित किया उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि वो पहले की बातें नहीं पूछी जा रही हैं। यहाँ बातें पूछी जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब ब्रिटिश यहाँ अपने शासन स्थापित कर चुके थे तो कैसी थी। तो बच्चों, ये आपको बताया जा चुका है कि जब हमारे देश में अंग्रेज कब आए, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1608 ईस्वी में आए थे, परंतु जो 1757 की जो पलासी की युद्ध हुई थी उसमें अंग्रेज जीत गए थे और उसके बाद उन्होंने शासन प्रारंभ किया और उन्होंने धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को बदला और बहुत ही अलग प्रभाव डाला और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पे एक नई परंपरा को प्रारंभ किया। वो थी क्या? उपनिवेशवाद, यानी सामंतवाद। तो हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, या दूसरे में दिया है क्या हमारी अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती थी, और तीसरी थी पिछड़ी और अर्ध सामंती थी, या इनमें से कोई नहीं थी। तो बच्चों, आप लोगों को पहले प्रयास करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ, आप प्रयास करें। हमारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के दौरान पिछड़ी और अर्ध सामंती हो चुकी थी। अब कैसे हुई थी? क्योंकि पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो इतनी संपन्न थी कि हम अपने देश के लिए पूरी तरह से परिपूर्ण थे, हम इतना उगा लेते थे जितनी हमें ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला और वो धीरे धीरे पिछड़ गई और उन्होंने यहाँ अर्ध सामंतवाद को स्थापित कर दिया, यानी एक जमींदार आ गए और उसके अंदर बेचारे किसान आ गए। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। इसलिए जब आप प्रश्न को पढ़ें तो अच्छे से उसका उत्तर दें, ऐसा नहीं कि घबराकर आप पिछड़ी अर्थव्यवस्था कर दें। तो इसका उत्तर था पिछड़ी एवं अर्ध सामंती। चलिए बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से नगद फसल कौन सी है? बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जो फसलें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं खाद्यान्न फसलें और दूसरी होती हैं नकदी फसलें। तो बच्चे, आप सभी पिछले क्लास में यानी 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फसल में खाद्यान्न फसल क्या होता है और नकदी फसल क्या होता है। तो खाद्यान्न फसल वो है जिसमें हम अनाज उगाते हैं और खाने में उसका प्रयोग किया जाता है, और नकदी फसलें वो होती हैं जिन्हें हम तुरंत बेचकर पैसे अर्जित करते हैं। तो नकदी फसलों में हम, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, नगद फसल कौन सा है? तो बच्चों, हम ऑप्शन में देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, मैं समझती हूँ आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कपास। क्यों? क्योंकि धान और गेहूं खाद्यान्न फसलें हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये जनसांख्यिकी से संबंधित है। आप सभी को बताया गया है कि हमारे देश की जनगणना की गई थी और उसी में ये एक ऐसा वर्ष आया था जब जनसंख्या, महान विभाजन क्यों कहा गया था, यहाँ पर अचानक से जनसंख्या बिल्कुल नीचे चली गई थी, यानी मृत्यु अधिक हो गई थी, संक्रमण सा आ गया था। तो इस वर्ष को पूरे दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे बदलाव आए थे, बहुत सारी चेंजेस आई थी। तो बच्चों, आपको ये बिल्कुल डेट याद रखना है क्योंकि आगे की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाते हैं तो ये आपको बहुत सहायता करेगा। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है 1931, 1941, 1921 और 1911। तो बच्चों, आपको याद करना है अच्छे तरीके से। हमारा उत्तर होगा 1921। तो चलें बच्चे, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा सवाल है क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो क्षेत्र होते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें आप सभी को बताया गया है प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हम डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं। यानी उसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है। और दूसरा वैसा क्षेत्र होता है जिसमें हम उन्हीं वस्तुओं से लेकर निर्माण करते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र आता है वो सेवा का क्षेत्र होता है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको समझना है कि ये बैंकिंग कह रहा है तो ये कैसा क्षेत्र है। तो चले हम ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है, पहला तृतीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है बच्चों आप एक्सप्लेनेशन से समझ चुके हैं। बैंकिंग हमारा एक सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग हमें क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। हम वहाँ जाते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं या निकालते हैं, कर्ज लेते हैं, या बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम को वो चलाता है। तो वो कैसा क्षेत्र हुआ बच्चों? तृतीयक क्षेत्र हुआ। चलिए अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पहले से ही उसकी सारी बातें हमने कर ली। अगला जो प्रश्न है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुझे लगता है बच्चे आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो कृषि यानी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, तो हमारा उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? बच्चों आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करना है। जनगणना कब हुई थी? ब्रिटिश काल में पूछा जा रहा है, इसे भी ध्यान देना है। प्रश्नों को हमें हड़बड़ी में नहीं पढ़नी है। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में कब हुआ था, तो आपको याद रखना है। चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। जनगणना का तात्पर्य तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि अपने देश में कितने व्यक्ति रहते हैं, उन कितने लोग हैं, वही है हमारी जनगणना। तो आपको यहाँ जानना है, हमारा जो उत्तर है 1881। तो आपको ये उत्तर बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये आगे के किसी भी आप
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो ये आपको सहायता पहुंचाएगी। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। हमारा प्रश्न जो है बच्चों ध्यान से पढ़ना है, ब्रिटिश शासन के समय समस्त पूर्वी भारत में कैसी शासन व्यवस्था थी। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि उन लोगों ने शासन व्यवस्था में एक शासन व्यवस्था ला दी थी, एक बिल्कुल बदल दिया था हमारे समाज को, वो व्यवस्था थी जमींदारी की। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन है महालवारी, जमींदारी, अगला है महालवारी और जमींदारी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बिल्कुल अपने माइंड में सेट करना है कि उस समय कौन सी व्यवस्था आ गई थी, जमींदारी। जमींदारी क्या करते थे वो लोग, भू राजस्व इकट्ठा करते थे और अंग्रेजों को देते थे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से क्यों, हम जो पहले थे, हमारी जो पहले की कंडीशन थी, वो स्वतंत्रता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव आए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो आपको यहाँ जो उत्तर देना है, चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलें, हमारा ऑप्शन है पहला पूंजीवादी, दूसरा मिश्रित, तीसरा समाजवादी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं क्योंकि आपने 9th 10th में पढ़ रखा है। तो इसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की कैसी स्थिति थी। यानी हम जब आज़ाद हुए तो हम कहाँ पहुँच चुके थे। तो ये हम अध्याय के प्रारंभ से ही बार बार पढ़ रहे हैं कि हमारी कृषि की स्थिति अंग्रेजों के पहले स्थिर जरूर थी परंतु समृद्ध थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, यहाँ पे शासन किया, यहाँ के लोगों को शोषित किया, तो हमारी जो स्थिति थी वो बिल्कुल चरमरा गई। तो हम ऑप्शन से पहचान सकते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है, क्या था, बिल्कुल स्थिर थी। दूसरा है बहुत पिछड़ी स्थिति में थी, खाद्यान्न में कमी थी, या बहुत अच्छी थी। तो बच्चे आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। स्वाधीनता के समय हमारी कृषि में बहुत ही पिछड़ी स्थिति में थी। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। अभी हमने तुरंत पीछे पढ़ा था कि भारत में पहली जनगणना या ब्रिटिश शासन के समय जनगणना कब हुई, तो उसका हमने उत्तर जाना था 1881। तो जब ऐसे प्रश्न आए बच्चे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम आते हैं प्रश्नों पे। ये प्रश्न उससे अलग है। ये प्रश्न कह रहा है कि प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। तो बच्चों आपको बिल्कुल याद रखना है, ये हुई थी 1951 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 डेट आपको याद रखने हैं, 1881 में पहली और आधिकारिक जनगणना 1951 में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था। अब ये प्रश्न जो है आप सभी को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है। ये प्रश्न कह रहा है कि जो हम तकनीकी व्यवस्था अपनाए हुए थे परंपरागत में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन रखता है। तो बच्चों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको उत्तर जानना है, वो है श्रम। क्या है हमारा उत्तर, श्रम। क्यों, क्योंकि श्रमिक जो है वो परंपरागत तरीके से ही करते आ रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, श्रम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। हमारा प्रश्न कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आपको ये जानना है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो ऑप्शन पहला है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था,
तीसरी है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चौथी है खुली अर्थव्यवस्था। तो आपको याद रखना है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुली हुई अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे देश में कोई भी आके व्यापार अब कर सकता है और हम भी जाकर बाहर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बच्चों क्या होता है ना, कुछ प्रश्नों में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो आपके सोच के लेवल की चेक कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आप कितने अच्छे से सटीक जवाब दे सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो हम ऑप्शन की ओर चलें। तो हमारा पहला ऑप्शन है अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना और इनमें से सभी। तो बच्चों हम जब पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अर्ध सामंती, तो बिल्कुल अर्ध सामंती थी, हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन हो चुकी थी, अर्ध विकसित थी। इस तात्पर्य यह है कि हमारा उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला हमारा प्रश्न है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। अब देखिए क्या प्रश्न आ गया, निर्माण क्षेत्र। अभी तुरंत मैंने आप सभी को समझाया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी जो प्रकृति से जुड़ा होता है, द्वितीयक यानी जो हम उन्हीं प्रकृति के सामानों को लेकर नए सामान का निर्माण करते हैं, और तृतीयक यानी उनसे सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या है, निर्माण क्षेत्र। तो देखें ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमारा है निर्माण क्षेत्र। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जब हम द्वितीय उन्हीं सामानों से सामान को बनाते हैं एक, तो उसे क्या कहते हैं, निर्माण क्षेत्र। इसको आपको समझना है। हम जंगल से लकड़ी लाते हैं, तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलते हैं, जंगल से मिले यानी प्रकृति से मिले, और उसी से हम अपने बैठने के लिए घर में फर्नीचर बनाते हैं, यानी उसका निर्माण किया। तो ये जो फर्नीचर बनाने का कार्य हुआ वो द्वितीय क्षेत्र में हुआ। तो आप इसका उत्तर अच्छे से समझ सकते हैं, इसका उत्तर होगा द्वितीयक। चलिए आगे जाते हैं। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, याद करिए, समझिए। हमारा प्रश्न है 1947 से 48 में व्यापार संतुलन क्या था? तो इसका उत्तर है 14 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति पर कृषि की निर्भरता क्या थी? देखिए बच्चों, ये सवाल जो आपके पास आया है ये कह रहा है आज़ादी के बाद। हमने आज़ादी के पहले पढ़ा था कि लगभग 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, परंतु ये प्रश्न जो है वो 1951 यानी कि आज़ादी के बाद। तो यहाँ का डाटा जो भी होगा वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इसका उत्तर होगा लगभग 72% जनसंख्या या श्रम शक्ति, कुल श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर थी। अब हमारा प्रश्न आया, भारत में रेलवे प्रारंभ कब हुआ? तो ये आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि 1850 में हम रेलवे से परिचित हुए थे, यानी रेल की पटरियां लगनी शुरू हुई, सारा निर्माण कार्य शुरू हुआ और करते करते समय लगा, और हमारे देश में जो पहली रेलवे चली वो 1853 में चली, मुंबई से थाने। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये प्रश्न है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि अंग्रेजों के समय हमारे देश की आधारभूत संरचना पे भी बहुत सारे कार्य किए गए थे, जिसमें पहला कार्य क्या हुआ था आपको अभी बताया मैंने। पिछला सवाल जो हमारा था, रेलवे कब आया? तो रेलवे क्या किया, हमारे देश की आधारभूत संरचना में एक बदलाव लाया। भले वो रेलवे हमारे लिए अंग्रेजों ने नहीं स्थापित किया था, वो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था। तभी उन्होंने क्या स्थापित किया, रेल मार्ग बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए क्या लाना चाह रहे थे, अपने सामानों को जगह जगह पहुंचाना, कच्चे माल को लेकर जाना, तो ये सारा कार्य करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने रेलवे स्थापित किया। तो उसी में ये प्रश्न अगला हमारे पास आया है, प्रश्न है टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो टाटा एयरलाइंस नाम से ही पता चल रहा है, यानी हमारे देश की जो परिवहन में वायु
संसाधन जो आया, वायु परिवहन का जो कार्य किया गया, वो किसके द्वारा हुआ? टाटा एयरलाइंस के द्वारा। ये पहली थी। और ये क्या थी, कब आई, ये जाना है। तो ये क्या हुआ, इसके स्थापना होने से किसी भी देश के क्या होता है, हम दूसरे देशों से बड़े आसानी से जुड़ने लगे, बहुत आसानी से हमारा आना जाना होने लगा। तो ये हमारे देश की संरचना पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला और इसी प्रभाव से क्या हुआ, हम आज बहुत अच्छे विकास की ओर हैं। तो आपको इसका उत्तर जानना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 1932। बच्चों, आपको ये सारे जो डेट वाले प्रश्न उत्तर हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप 11th की एग्ज़ाम दे रहे हैं बस, ये कब तक चलेंगे, आप आगे किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो ये आपको बहुत काम देने वाला है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सूती कपड़ा मिल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित थी? अब ये हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूती कपड़ा मिल। तो बच्चों, पहले हम जानने चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूती कपड़ा मिल है वो, आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो कपास के उत्पादन में बहुत आगे था, जिसके कारण ही अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे और वहाँ अपने टेक्सटाइल को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन हमारे देश की भी जो सूरत यानी गुजरात, मुंबई, ये सब जो क्षेत्र थे वो क्या थे, बहुत वहाँ जो सूती वस्त्र जो मिलें थी वो स्थापित हुई और ये बहुत ही अच्छा काम करे। आज भी आप अपने जानना जब चाहेंगे तो पता चलेगा कि आज भी मुंबई और यानी कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये कपड़ा मिलों में सबसे आगे है। और आपको ये जानना चाहिए कि गुजरात का जो अहमदाबाद है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैनचेस्टर। ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आखिर सूती मिल वहाँ है क्यों, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए ये अति आवश्यक होता है कि वहाँ कच्चे माल बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। दूसरा, परिवहन का साधन हो, ताकि हम महंगे परिवहन से अपने कच्चे माल को लाना या बने हुए सामान को ले जाना, ये हमारे लिए यदि कॉस्टली हो जाएगा तो क्या हम उस सामान को जब निर्मित फाइनल गुड्स में खड़े करेंगे तो वो बेचने में हमें क्या होगी, परेशानियां होंगी। तो किसी भी उद्योग, तो इन क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना का कारण क्या था? तो इन उद्योगों की स्थापना का कारण ये था कि वहाँ कच्चे माल बहुत अच्छे से मिल जा रहे थे, परिवहन के साधन थे, पानी की कमी नहीं थी, बिजली की कमी नहीं थी। इन सभी कारणों से इन क्षेत्रों पे सूती मिल की स्थापना हुई। तो हम उत्तर की ओर चलें तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए आगे आते हैं। स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो इस पे हमने चर्चा कर रखी है, पुनः करते हैं। शिशु मृत्यु दर का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद वो बहुत दिनों तक जीवित ना रह के मृत्यु का शिकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो ये स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर बहुत ही उच्च थी। कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो बहुत कमी थी। हमारे देश में जो अंग्रेज जो थे वो अपने लिए ही सारा कार्य कर रहे थे, आम जनता के लिए किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कार्य नहीं किया। लोगों में शिक्षा की भी कमी थी, पता भी नहीं था कि बच्चे को जन्म लेने के बाद कैसे अच्छे से रखना है या क्या करना है, कैसी मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने हैं, और कहीं भी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल या किसी तरह की सुविधाओं का कार्य नहीं किया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, उच्च शिशु दर हुआ। तो उसमें उच्च जो शिशु दर हुआ वो आपको याद रखना है, और वो डाटा है हमारे पास 218 प्रति 1000। चलिए अगला जो प्रश्न है वो टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बच्चों ये जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश की क्या थी, औद्योगिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। क्यों? क्योंकि हमारे हस्तशिल्प को अंग्रेजों ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था। हस्तशिल्प में हम बिल्कुल नहीं बचे थे और वो हमारे पे इतने सारे प्रतिबंध लगाए थे कि हम जो भी सामान बनाए उसको हम बाहर बेचने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। वो बना बनाया सामान उच्च दामों में हम लोगों को बेचते थे।
तो उसी में हमारे देश में जो एक थोड़ी सी बदलाव आई, और उसी बदलाव का भी एक कारण है कि आज हम विकास की ओर हैं। उस बदलाव में आया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आप सभी को जानना है कि ये कंपनी भारत में एक बदलाव लेके आई और आगे यही सब के कारण हम एक औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़े। तो इसकी जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई? जमशेदपुर में हुई। और कब हुई? 1907 में। हाँ, परंतु ये बातें थी कि ये स्थापना तो हो गई, परंतु ये उस समय सेसवा काल में थी, सेसवा अवस्था। सेसवा अवस्था मतलब बच्चों ये बस प्रारंभ ही हो रही थी। तो इसके प्रारंभ होने से हम विकास पे उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे यही असर पड़ा। तो हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन के समय कौन सी सेवा अपर्याप्त रही? तो बच्चों कौन सी सेवा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे दिया है वो है कानून और व्यवस्था, डाक सेवा, रेलवे और बंदरगाह। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डाक सेवा। अब क्यों हम कानून व्यवस्था और रेलवे और बंदरगाह को नहीं कह रहे हैं? तो अंग्रेज क्या किए थे? अपने लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पे वो सबसे ज्यादा काम किए थे, अपने लिए नहीं किए थे, हमारे ऊपर शासन करने के लिए किए थे। तो उन्होंने उसको एक व्यवस्थित रूप में ला दिया था। रेलवे को भी व्यवस्थित रूप में लाया था। और बंदरगाह, क्यों बंदरगाह को ऊपर किया? क्यों? क्योंकि वो उसी मार्ग से अपने कच्चे माल को लेके जाते थे और बने हुए सामान को यहाँ निर्यात करते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने ये कार्य किया। तो बच्चों आप सभी ने देखा कि हमने आज 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप इसे अच्छे से याद करें और इस अध्याय की समाप्ति में आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि हमारा देश कितनी परेशानियों को झेला है, कितने शोषण हुए हमारे ऊपर, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और आज हम अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान रखते हैं और तीसरी की ओर बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों, ये जानना क्यों ज़रूरी था, आखिर इस अध्याय की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस अध्याय की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम जब आज विकास की बातें कर रहे हैं तो किसी भी वर्तमान को जानने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम उसके इतिहास को जानें। हमारी उस समय की क्या परिस्थिति थी और आज क्या है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हमने आकलन किया है। उम्मीद है कि आप सबको पूरा अध्याय समझ आया होगा और आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से याद करेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे प्रश्न आपको चुन के दिए हैं जो आगे के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको काम आएंगे। तो बच्चे आप इसको याद करें और इस अध्याय को और अच्छे से कंप्लीट करें। धन्यवाद।